हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। टेक्स्ट का अध्ययन बहुत आवश्यक है, तभी एमसीक्यूज हल हो पाएंगे और भविष्य की अच्छी तैयारी हो पाएगी। देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सारे एमसीक्यूज इससे बनेंगे। क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक अवयस्क अथवा एक पर्दानशीन महिला संपत्ति अंतरण हेतु सक्षम है? Whether a minor or a पर्दानशीन lady is competent to transfer property act under the provision of transfer of property act। देखिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। आवश्यक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे अवेलेबल हैं और बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। देखिएगा, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, सारे के सारे बाद परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 30 IA 114 30 IA 114 नामक बाद में प्रिवी काउंसिल ने ये स्पष्ट कर दिया कि एक अवयस्क संविदा नहीं कर सकता, अतः उसके द्वारा किया गया अंतरण शून्य है। समझ लीजिएगा आप, एक माइनर संविदा नहीं कर सकता और उसके द्वारा किया हुआ अंतरण भी शून्य होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे के सारे फैक्ट CLP से हैं और बिल्कुल किताब की तरीके से आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं है। पर्दानशीन महिला वैसे तो संपत्ति का अंतरण कर सकती है, समझिएगा आप, पर्दानशीन महिला वैसे तो संपत्ति का अंतरण कर सकती है, परंतु उसके द्वारा किया गया संपत्ति का अंतरण संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। पर्दानशीन महिला द्वारा किए गए अंतरण में अंतरिती को यह साबित करना पड़ता है कि संपत्ति अंतरण के लिए पर्दानशीन महिला की सहमति, उत्पीड़न, कपट तथा असम्यक असर एवं मिथ्या व्यपदेशन के अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई है। यानी उस अंतरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, महिला की सहमति है, उसको उत्पीड़ित नहीं किया गया है, कोई कपट या मिथ्या व्यपदेशन नहीं किया गया है। पर्दानशीन महिला कौन है, ये तथ्य का मामला है, इसको समझिएगा, तथा इसका निर्धारण प्रत्येक मामले में तथ्य तथा परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। एक स्त्री जो अपने व्यवसाय का संचालन स्वतंत्रता पूर्वक करती है, वो पर्दानशीन नहीं है, भले ही वो घूंघट में रहती है। ये किस बाद में कहा गया है? इस्माइल बनाम हाफिज AIR 1906 37 कलकत्ता कोर्ट की बात है, 773। उस बाद में ये कहा गया है कि कोई भी महिला भले ही घूंघट में रहती हो, अगर वो व्यापार करती है, स्वतंत्र व्यापार करती है, तो वो पर्दानशी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे वीडियो पूरा सुना करिए, जिससे कि संपूर्ण फैक्ट आपको आसानी से मिल सके। थोड़ा थोड़ा या स्किप कर करके सुनने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या संभावना मात्र अधिकार है अंतरित किया जा सकता है? Whether space suspension can be transferred। संभावना मात्र का अधिकार यानी स्पेस सक्सेशन, धारा 6 भाग 1, इसको नोट कर लीजिएगा। संभावना मात्र का अधिकार है धारा 6 भाग 1 के अंतर्गत।
किसी प्रत्यक्ष वारिस की वरासत की संभावना, चांस ऑफ हेयर अपैरेंट। वारिस या उत्तराधिकारी कौन होता है, समझिएगा। वारिस या उत्तराधिकारी वह व्यक्ति है जो किसी से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार रखता है तो उसे उत्तराधिकारी या वारिस कहते हैं। कौन किसका उत्तराधिकारी है, यह प्रश्न उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही निश्चित हो सकता है। कौन किसका उत्तराधिकारी है, यह प्रश्न व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही निश्चित होगा जिससे संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की जानी है। अतः यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि पुत्र पिता का उत्तराधिकारी है। जीवित अवस्था में कोई किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता। जीवित अवस्था में कोई किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता। यही कारण है कि संभावित उत्तराधिकारियों यानी एक्सपेक्ट सक्सेशंस को यह अधिकार नहीं होगा कि वरासत यानी जो उत्तराधिकार है प्राप्त करने का यह अनिश्चित अधिकार किसी को भी अंतरित कर सके। यदि कोई व्यक्ति किसी को वसीयत लिख दे जिसके पक्ष में वसीयत लिखी गई है, वही वसीयतकर्ता से पहले मर जाता है तो उसके पक्ष में वसीयत की गई है उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर जिसको वसीयत की गई है वसीयतकर्ता से पहले मर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार संभावित उत्तराधिकार की भी संपत्ति के स्वामी के पूर्व उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त नहीं होती। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ संपत्ति का ही अंतरण संभव है। संपत्ति प्राप्त करने की संभावना का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व विधवाओं को स्वतंत्र स्वामित्व प्राप्त नहीं था। ये भी समझिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व जो हमारे यहाँ विधवाएं थीं मिताक्षरा पद्धति में उनको स्वतंत्र स्वामित्व प्राप्त नहीं था। उन्हें उत्तरजीविता यानी सर्वाइवरशिप का ही अधिकार प्राप्त था, यानी आजीविका के रूप में ही कुछ मिलता था। उन्हें संपत्ति के विभाजन का भी अधिकार नहीं था। ये बड़ी नोट करने वाली बात है। संक्षेप में संपत्ति अंतरण के लिए यह आवश्यक है कि अंतरणकर्ता का संपत्ति में हित या स्वत्व यानी टाइटल निहित हो चुका है। संपत्ति उत्तराधिकार या अन्य विधि यानी तरीके से प्राप्त होने की संभावना का अंतरण संपत्ति के रूप में नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिएगा नंबर खा, किसी संकुल्य यानी को पार्षनर या सहदायिकी। संकुल्य का मतलब होता है सहदायिकी। समझिएगा आप कि मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने को की संभावना यानी जो लीजेसी होती है का अंतरण नहीं हो सकता। ये भी एक बार पुनः सुनिएगा, किसी संकुल्य या सहदायिकी की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना का अंतरण नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति संपत्ति देने का वचन देता है तो व्यक्ति जिसे वादा या वचन दिया गया है ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता जिसे प्राप्त होने का उसे वचन प्राप्त हुआ है। इसका कारण है कि संपत्ति भविष्य में देने या वचन पत्र जो है ये भी अनिश्चितता से ही भरा हुआ होता है, यानी सर्टेनिटी इसमें भी नहीं होती है। यह वचन कितना भी निश्चित क्यों ना हो इसके पूर्ण होने की संभावना अनिश्चितता से ही भरी होती है। समझिएगा। इसी प्रकार की अन्य संभावनाएं यानी जो पॉसिबिलिटीज है
भी संपत्ति प्राप्त होने में असंभावना से युक्त होती हैं। समझिएगा, जैसे मछुआरों को अगले वर्ष जाल में आने वाली मछलियां, रोजाना कमाने वाले यानी जो डेली अर्नर हैं उनकी कल की उपार्जित होने वाली आय, जो कि वास्तव में कन्फर्म नहीं होती है, दान प्राप्त होने की संभावना, इनाम आदि प्राप्त होने की संभावना, मंदिर में भविष्य में प्राप्त होने वाले चढ़ावे, ये ऐसी ही संपत्ति हैं जिनका अंतरण नहीं हो सकता। परंतु मृत्यु पर महाब्राह्मण यानी जो श्राद्ध कर्म होता है के क्रियाकर्म करने का अधिकार संभावना मात्र नहीं है, इसलिए इसका अंतरण हो सकता है। 1 से 2 MCQs इस भाग से बनेंगे, इस भाग को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनियोज्य दावा तथा सिर्फ बाद लाने के अधिकार में क्या अंतर है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्शनेबल क्लेम एंड मीर राइट टू स्यू। MERE मीर पढ़ते हैं, कुछ लोग मीरी पढ़ते हैं, लेकिन इसके माने केवल होता है, ओनली होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, अनियोज्य दावा तथा सिर्फ दावा बाद लाने के अधिकार में अंतर देखिएगा दोनों को। अनियोज्य दावा क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्शनेबल क्लेम एंड मीर राइट टू स्यू। अनियोज्य दावा यानी एक्शनेबल क्लेम और मीर राइट टू स्यू सिर्फ बाद लाने का अधिकार, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। अनियोज्य दावा एक हित सृजन करता है, जबकि सिर्फ बाद लाने का अधिकार क्या होता है, सिर्फ बाद लाने का अधिकार किसी प्रकार के हित का सृजन नहीं करता, कोई भी हित नहीं है यहाँ। नंबर 2 देखिएगा, अनियोज्य दावा का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बाद लाने के अधिकार का अंतरण यानी ट्रांसफरिंग नहीं हो सकती। नंबर 3 देखिएगा, नेक्स्ट नंबर, अनियोज्य दावे का पृथक अस्तित्व होता है, जबकि सिर्फ बाद लाने के अधिकार का पृथक अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, अनियोज्य दावा मूर्त चल संपत्ति है, लेकिन सिर्फ बाद लाने का अधिकार अमूर्त अचल संपत्ति है। सिर्फ बाद लाने का अधिकार क्या है, अमूर्त है और अचल संपत्ति है, जबकि अनियोज्य दावा, इधर देखिएगा, अनियोज्य दावा मूर्त चल संपत्ति है। नेक्स्ट नंबर 5, अनियोज्य दावे का संबंध अपकृत्य तथा संविदा भंग से होता है, जबकि सिर्फ बाद लाने का अधिकार अपकृत्य या संविदा भंग से संबंधित नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उपयोगी बहुत है, मनोरंजक नहीं है, केवल उपयोगी है, क्योंकि YouTube पर जाने कितना कंटेंट मनोरंजन के लिए हिंदुस्तान में बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। देखिएगा, केवल बाद दायर करने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। एक ऐसे स्पष्ट करेंगे, मीर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एक्सप्लेन, बाद लाने का अधिकार मात्र मीर राइट टू स्यू, धारा 6 केवल बाद लाने का अधिकार यानी मीर राइट टू स्यू संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 द्वारा अंतरणी संपत्ति की परिभाषा से स्पष्टता अपवर्जित किया गया है। इस खंड में मात्र शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को मात्र बाद लाने के अधिकार के अतिरिक्त किसी संपत्ति में अन्य कोई हित यानी इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता, तो व्यक्ति उस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। संविदा भंग के लिए या अपकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति करने का अधिकार बाद लाने के अधिकार की श्रेणी का अधिकार है। धारा 6 में सम्मिलित अपवर्जन यानी जो एक्सक्लूशन है का प्रयोजन संभावनाओं तथा बाद लाने में छेड़छाड़ को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। मात्र बाद लाने का अधिकार लोक नीति के विरुद्ध है।
तथा संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 द्वारा शून्य घोषित है। मात्र बाद लाने के अधिकार के अंतर्गत किसी संपत्ति में अवयस्क को बाद लाने का अधिकार सम्मिलित है। यदि किसी अवयस्क का संरक्षक विधिक आवश्यकता के अभाव में अवयस्क की संपत्ति का विक्रय कर देता है तो ऐसा अंतरण शून्य है, क्योंकि यह अवयस्क को मात्र बाद लाने के अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इस विषय पर भारत में उच्च न्यायालयों के मतभेद है। अलग अलग यानी न्यायालयों में भी आपस में मतभेद है। बाद संपूर्ण याद रखिएगा, माइंड में ट्रिगर रखिएगा। मनमोहन बनाम विधुभूषण नामक बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि बिना विधिक आवश्यकता के किसी अवयस्क की संपत्ति विक्रय कर दी जाती है तो अवयस्क को विक्रय यानी अपास्त, निरस्त को हम हिंदी भाषा में अपास्त भी कहते हैं, निरस्त करने का अधिकार होगा। इसके विपरीत मद्रास, पटना तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि यदि एक अवयस्क अपने हित का विक्रय किसी को करता है तो वह मात्र बाद लाने का अधिकार नहीं है। यह हित संपत्ति अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अंतरण, ये क्या होता है? ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। देखिएगा, समझिएगा इस प्रश्न को। अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अंतरण, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 में ये प्रावधान है। जहां कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या भूलवश ये कथन करता है कि अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए अपराधीकृत है तथा ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ यानी विद कंसिडरेशन अंतरित करने की प्रव्यंजना यानी प्रोफेस टू ट्रांसफर की गई है, वह ऐसा अंतरण अंतरिती जिसे संपत्ति अंतरित की गई है के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अंतरण करता उस समय यानी जो अवधि, जिस अवधि के दौरान ये अंतरण हुआ है के दौरान कभी भी अर्जित करे, जितने समय तक उस अंतरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। यदि संपत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है जिसे पूर्ववर्ती अंतरण के अंतरिती के विकल्प के अस्तित्व की सूचना न रखने वाले सद्भावपूर्ण प्रतिफल के साथ अंतरिती के आधार का ह्रास नहीं करेगी। इस धारा से जुड़ा दृष्टांत धारा 43 में अंतर्निहित विधि को स्पष्ट करता है। कैसे? देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। का अपने पिता खां से अलग हो गया है। का अपने 3 खेत पा फा दा को यह कथन करते हुए चा को बेचता है कि वो तीनों खेत पा फा दा का स्वामी है, परंतु वास्तव में दा खेत का के पिता ने अपने लिए सुरक्षित कर लिया है यानी पिता के नाम है। का के पिता खा की मृत्यु पर दा खेत का को प्राप्त होना था। दा खेत का नहीं है। चा ने संविदा का विखंडन नहीं किया है। चा तथा का के मध्य विक्रय की संविदा का अस्तित्व उसके पिता की मृत्यु तक है, तो चा का से अपेक्षा कर सकेगा कि का दा खेत चा को प्रदत्त करे, भले ही संपत्ति के अंतरण के समय का दा खेत का स्वामी नहीं था। विक्रय के समय वह दा खेत का स्वामी नहीं था। इस बात को समझिएगा। ऐसे बहुत सारे मामले अदालत में भरे पड़े हैं, क्योंकि एक अच्छा वकील बनने के लिए एक अच्छे अध्ययन की भी आवश्यकता पड़ेगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो पूरा सुना करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज को बड़ी तसल्ली से, बड़े गौर से सुनने पर ही समझ में आता है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।